हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर हम आपको फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं या आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक सारे चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की थी। उसमें हमने राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो तमाम तरीके की राइट्स थी वो वाली राइट्स पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्लास 11th के लिए। आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे उसके लिए फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम वाली बात आई तो हम फ्रीडम से आप क्या समझेंगे, मतलब फ्रीडम से आप लोग क्या समझेंगे, व्हाट डज फ्रीडम मीन्स टू यू। कुछ लोग बोल देंगे कि सर मुझे मेरे मम्मी पापा कुछ भी खाने को दे दे बस वो ठीक है। कुछ लोग बोलते कि सर मुझे ये आज़ादी हो कि मैं आज स्कूल जाऊं नहीं जाऊं, वो आपके लिए फ्रीडम हो गई। यहाँ पे लेकिन थोड़े से ब्रॉडर सेंस में बात हो रही है। आप अगर देखो, हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में 2 राइट ना हो, कौन सी 2 राइट नहीं हो मैं आपको बताता हूं। अगर हम लोग देखें, अगर डेमोक्रेसी में ये वाली राइट नहीं हो, कौन सी, लिबर्टी, इक्वालिटी वाली और फ्रीडम वाली। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इन तीनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोगों को आपका बेस बनाना होगा। डेमोक्रेसी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कौन सी राइट है, फ्रीडम, और उसके बाद जो है इक्वालिटी। फ्रीडम और इक्वालिटी। ठीक है, अब अगर आप सोचो कि हमारी डेमोक्रेसी में अगर सभी लोगों को इक्वालिटी नहीं हो तो वो डेमोक्रेसी कैसे सस्टेनेबल है, वो डेमोक्रेसी लंबे समय तक कैसे चल पाएगी। एक उदाहरण लेके चलते हैं कि अगर ये तय कर दिया जाए कि जो राइट टू वोट है वो सिर्फ मेंस डाल सकते हैं, विमेन को वो अधिकार नहीं है, तो चलेगी नहीं डेमोक्रेसी। ये फिर कैसी डेमोक्रेसी हुई। अगर हम लोगों ने डेमोक्रेसी में बात कर दिया कि सारे लोग इक्वल नहीं हैं, जो गवर्नमेंट क्लास में लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, वो कोई भी क्राइम कर दे उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, तो क्या है, डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी जरूरी है, वही के वही डेमोक्रेसी में फ्रीडम भी जरूरी है। फ्रीडम क्यों जरूरी है? फ्रीडम अगर आप देखो तो वो डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी जहां इंसान को बोलने की आजादी ना हो। वो डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी जहां इंसान को लिखने की आजादी नहीं हो। वो डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी, जहां लोगों को सरकार से सवाल पूछने की, जहां से लोग सरकार से सवाल ना पूछ सकें। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को अगर चलना है एक लॉन्ग रन में, डेमोक्रेसी को अगर हमें लॉन्ग रन तक सस्टेन रखना है तो फ्रीडम प्लस इक्वालिटी, ये दोनों राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस कॉन्सेप्ट के लिए, अगर हमें डेमोक्रेसी की बात करना हो तो। क्लियर है, समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। तो जो फ्रीडम और इक्वालिटी है, ये दोनों राइट जो हैं वो क्या है, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए। आप सोचो कि अगर इंडिया में सरकार से पूछने की, प्रोटेस्ट करने की, पेपर में कुछ लिखने की कोई आजादी नहीं हो। अगर आप चाइना का हाल देखते हो तो चाइना में आप लोग देखते हो कि वहां कैसी स्थिति है। वहां लोग फ्रीडम के लिए तरस जाते हैं। पता हमारे पास में फ्रीडम है तो हम इसका मिसयूज कर देते हैं, लेकिन जो फ्रीडम है ना वो बहुत खूबसूरत चीज है। आपको आजादी है, आपको जो करना वो करो अपने करियर में। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि हाथ में बंदूक उठा ली कुछ, अच्छा ठीक है, आपको आजादी है, आपको आजादी, आपको जो बोलना है। अगर आपको सरकार की कोई बात अच्छी नहीं लग रही, आपको आपके स्कूल की कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो आप बोल रहे हैं। तो ये फ्रीडम जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम समझते हैं जो फ्रीडम और जो लिबर्टी है वो क्या है। वो आपस में अगर हम इन्हें देखें तो आपस में ये जो टर्म है ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। और जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको इन दोनों टर्म्स का और अच्छे से मतलब क्लियर होगा कि फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में और क्लियर होगा। फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझिए कि जो फ्रीडम और लिबर्टी है इन्हें हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं लोग। फ्रीडम या लिबर्टी दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, सो इट डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट
anything that one desire or like. Liberty means freedom of thought, expression and action. ठीक है, अब आपके पास आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो इच्छा आप वो करो. फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे निकल रहे हो, आप गुस्सा में हो, घर मम्मी से झगड़ के आए, तो रोड पे कोई आदमी जा रहा तो उसको एक थप्पड़ मार दिया, ये आजादी नहीं है आपको. या आपको बोलने की आजादी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच रोड पे खड़े हो जाओ और कुछ भी गालियां वगैरह दे रहे हो, ये बिल्कुल आजादी नहीं है. आपको आजादी है, लेकिन आप अपनी आजादी का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें कि सामने वाले को नुकसान ना हो, कि सामने वाले की आजादी को हर्ट ना हो. आप ये क्यों देख रहे हैं कि आपकी ही फ्रीडम है? आपकी फ्रीडम है तो मेरी भी फ्रीडम है, इस देश के हर नागरिक की फ्रीडम है. तो हमें अपनी फ्रीडम को कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए कि दूसरे की फ्रीडम को नुकसान ना हो. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि आप ये समझिए कि एक स्कूल में क्लास चल रही है, ठीक है, और बाहर आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं आपने अपनी आज़ादी के चक्कर में, आप उनकी जो आज़ादी थी पढ़ने की, आप कहीं ना कहीं आप उसे छीन रहे हैं ना. तो आपको इस तरीके से अपनी लिबर्टी, इस तरीके से आपको राइट टू फ्रीडम को एक्सरसाइज करना है कि दूसरे को नुकसान ना हो. क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन. लिबर्टी मतलब यहाँ पे क्या बताया, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट. आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोचिए, उस पर कोई रोक नहीं. एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इस पे थोड़ी सी रोक टोक है, वो मैं बताऊंगा कि इस पे कुछ रोक टोक है. एक्सप्रेशन मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप देश के विरोध में नहीं बोल सकते. देश के विरोध में इतनी भी आज़ादी नहीं है. आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चौराहे पे आप गालियां दे रहे हैं. ठीक है. एक्शन, आपको जो करना हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये अगेंस्ट दी नेशनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट दी इंडिया नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट दी सोसाइटी नहीं होना चाहिए. तो ये राइट्स हमें दी है. बाकी इन राइट्स पे कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि सोसाइटी को, मान लो मैं चोरी कर रहा हूँ, तो चोरी करने की थोड़ी ना आज़ादी थी. समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, बिल्कुल बनो, बिल्कुल करो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन एक लॉ, एक उसके हिसाब से सारी चीजें करो. ठीक है. फ्रीडम्स आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड विदाउट एंडर्जिंग द लॉ एंड अदर सिचुएशन. ठीक है. तो यहाँ पे वही बताया कि फ्रीडम्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हर इंसान अपनी आज़ादी कुछ इस तरीके से एंजॉय करे कि दूसरे की आज़ादी को वो इम्पैक्ट ना हो, और वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि हमारी सोसाइटी, हमारे देश को ही खतरा हो, ऐसा कुछ वो ना करे. क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक आर्टिकल 21 है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से ये वाला आर्टिकल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहाँ पे अगर आप लोग देखें आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और लाइफ or personal liberty except according to procedure established by law. Except according to procedure established by law. यहाँ पे सबसे पहले ये बताया कि हर इंसान को जीने का अधिकार है और हर इंसान के पास में अपनी एक आज़ादी है, अपनी एक पर्सनल लिबर्टी है. ठीक. हर इंसान आज़ाद है कुछ भी बोलने, सोचने, करने के लिए, और हर इंसान के पास राइट टू लाइफ है. आप किसी इंसान को पकड़ के मान नहीं सकते, हर इंसान को अपना जीने का अधिकार है. ये इसका मैंने हिंदी सारांश बताया है. अगर हम इसको समझे तो इसको हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी कह सकते हैं, या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी भी कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक चीज है, एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को आपको यहाँ पे समझना है. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अब ये क्या है कि आप किसी से उनकी जिंदगी छीन सकते हैं अगर लॉ कह रहा हो तो. अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे आते हैं कि कोई आतंकवादी है, किसी आतंकवादी ने हमारे देश पे हमला किया और बहुत सारे लोगों की जान गई. अब उसको क्या हुआ, उसको हमने बाद में क्या किया, बाद में हमने उसको फांसी पे चढ़ाया. जब हमने उसे फांसी पे चढ़ाया तो वो तो बोल सकता है कि मेरी राइट टू लाइफ है, तुम मुझे मत मारो, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है. लेकिन हमने उसे फांसी पे चढ़ाया क्योंकि हम किसी का भी जीवन छीन सकते हैं, एक्सेप्ट हम किसी का भी जीवन छीन सकते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ के तहत. अब लॉ ही कह रहा है कि तुमने उस इंसान को मारा है तो तुमको हम फांसी की सजा देंगे, तो तुमसे तुम्हारा जीवन छीना गया.
ठीक है, आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं छीनेगा, आपके पास बिल्कुल राइट टू लाइफ है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है और लॉ कहता है कि इस एक्टिविटी करने का जो पनिशमेंट है वो फांसी है या डेथ सेंटेंस है, तो फिर हमें आपका जीवन छीनना होगा। तो अगर लॉ कह रहा है कि अगर लॉ को आपकी जो बोलने की फ्रीडम है उस पर रोक लगाना है तो लॉ लगा सकता है। ठीक है, जैसे इंडिया में लॉ है कि आप इंडिया में हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, जो इंडिया की सोवरेनिटी है, ठीक है, जो इंडिया की अखंडता है, जो इंडिया की प्रभुता है, ठीक है, जो इंडिया की इमेज आप कहीं पे टार्निश मत कीजिए। आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट में है तो भैया तुमको हम पकड़ के जेल में डालेंगे ना। बोलने की आजादी इसका मतलब तुम ना कुछ भी बोल रहे हो, समझ रहे हो। और वैसे ही अगर तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया तो ऐसा थोड़ा ना कि तुम्हारे पास राइट टू लाइफ है। लॉ कहता है कि अगर ऐसा इंसान है तो उसको फांसी पे सजा चढ़ा दी जाए, तो उसको फिर हम फांसी की सजा दे दी जाती है। तो आपसे राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है अगर लॉ कह रहा है कि अगर तुमने कुछ ऐसा काम किया और वो लॉ कह रहा है कि इतना गंदा काम कर दिया कि हमें से छीननी पड़ेगी, तो फिर छीनी जा सकती है। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब हम समझते थोड़ा सा नीचे, नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी, ये वाली चीज भी समझा दी मैंने आपको। नो रोल ऑफ जुडिशरी, यहाँ पे नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड ऑन द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जुडिशरी का भी रोल देखते हैं कि जुडिशरी कैसे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले अगर हम देखें, कोई भी इंसान को आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना उसको ग्राउंड्स बताए। अगर आपको उसको अरेस्ट करना है तो आपने देखा होगा ना, वो वारंट आता है, तो वारंट के तहत अरेस्ट करते हैं और उनको बता दिया जाता है कि देखो भाई तूने ये क्राइम किया है, ये क्राइम के तहत हम मतलब आप सस्पिशियस में हो, आप सस्पिशन में हो, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पहले रीजन देना होगा, पहले पुलिस को बताना होगा कि हम इस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बिना बताए अरेस्ट कर देंगे तो उसकी आज़ादी के खिलाफ वो नहीं हो सकता, उसको कुछ करना हो, लेकिन तुमने उसको जेल में पकड़ के डाल दिया तो वो आज़ाद कहाँ है, वो तो जेल में बंद है। तो ये राइट टू लिबर्टी के अगेंस्ट हो गया ना, राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट हो गया। इसलिए अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो आपको उसको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि आपने अरेस्ट क्यों किया है। दिस पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अब जिस इंसान को आपने अरेस्ट किया है उसके पास चॉइस होता है कि वो लॉयर के तहत अपने आप को डिफेंड कर ले। ठीक है, तो ये वाली राइट भी है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो लॉयर के तहत अपने आप को बचा ले। ठीक, इट इज मैंडेटरी फॉर पुलिस टू टेक द पर्सन टू अ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि अगर आपने किसी को भी अरेस्ट किया है तो जो पास में जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके पास उसको लेके जाया जाए उस कैदी को और उसको वहां पे पेश किया जाए। पेश इसलिए किया जाए, इसका लॉजिक सुनो। क्या होता है कि कई बार पुलिस, हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि पुलिस को लगता है कि हो सकता है इसने वो काम किया हो, लेकिन नहीं किया होता है, तो पुलिस उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल देगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना होगा, उसको पुलिस को एक नियर बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि जुडिशरी वाला एंगल आ जाता है, उसको जुडिशरी के सामने पेश करना होगा। वहां पे जज देख लेंगे कि अच्छा इसके ऊपर ये चार्जेस लगाए हैं। जज एक बार उसको देख लेंगे, जज थोड़ा सा भाप लेंगे, थोड़ी सी फाइल पलटा लेंगे। जज को लगा कि हाँ पुलिस की बात में दम है तो जज बोल देंगे ठीक है इसको जेल में डालो अभी, फिर इसकी जब हियरिंग होगी तब समझेंगे। और जज को लगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो जज बोल देंगे देखो भाई इसको छोड़ो, तुमने इसको गलत पकड़ लिया, तुम इसको छोड़ो। समझ गए तुम? तो अगर किसी को भी जेल में डाल रहे हैं तो जेल में डालने के 24 घंटे तक आपको उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उस कैदी को पुलिस को पेश करना होगा और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि आगे वो जेल में रहेगा या उसको बेल मिलेगी या वो बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। नाउ right to life is not just confined to guaranteed against taking away of individual life but has a wider application. Over the period of time expansion of right have taken place. अब right to life मतलब ये नहीं है कि जीने का अधिकार है। क्या होता है, धीरे धीरे राइट टू लाइफ एक बहुत बड़ी राइट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स दी थी जिससे राइट टू लाइफ जो इतनी सी राइट हुआ करती थी उस समय पे, वो इतनी बड़ी राइट हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंसान जिएगा कब, जब उसके पास खाना होगा। इंसान जिएगा कब, जब उसके पास में घर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ मतलब सिर्फ जीने की बात नहीं, राइट टू लाइफ विद द
विद अ डिग्निटी, ठीक है, कोई भी इंसान जिए तो आत्मसम्मान के सहारे जिए, आत्मसम्मान से जिए। ऐसा भी क्या जीना कि मतलब आत्मसम्मान ही नहीं हो। आत्मसम्मान कब होगा? जब इंसान के पास में रोटी होगी, जब इंसान के पास में मकान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फूड आता है, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू शेल्टर आता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर इंसान को खाने को मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर इंसान के पास में घर हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो इन्वायरमेंट है इसमें पॉल्यूशन ना हो। अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो लोग जो 70 साल तक जीते वो 50 साल में मर जाएंगे पॉल्यूशन के कारण। तो वो अपनी राइट टू लाइफ को एंजॉय कहां कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ बहुत बड़ी राइट है, और सरकार को अगर इस राइट को सक्सेसफुल करना है तो सरकार को बहुत सारे काम करने होंगे, ठीक है। तो राइट टू लाइफ में हमने क्या देखा? राइट टू लाइफ का हमने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखा है ओवर द टाइम, ठीक है। ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को, जो छोटी सी राइट थी, इसको एक बहुत बड़ी राइट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि राइट टू लाइफ को कैसे सरकार ने बहुत बड़ा कर दिया। राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू शेल्टर लाइवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ, ठीक है। वही कि सिर्फ महज जीना कोई बात नहीं है, जीना तो है, लेकिन किसके साथ में जीना? अपनी इज्जत के साथ में जीना है, ठीक है, एक डिग्निफाइड, एक आत्मसम्मान के साथ में जीना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि सरकार को इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन को समझने की, ठीक है। थोड़ा सा अब अच्छे से बैठो और इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहाँ दो शब्द है। आपने ये देखा होगा, एक मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूं, या आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि चुनाव होते हैं तब क्या होता है कि पुलिस कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाल देती है। मान लो कि वोटिंग हो रही है, अब वोटिंग आज होना है, लेकिन 2-3 दिन पहले क्या होता है, जो कुछ आरोपी रहते हैं उनको पकड़ के क्या करती है पुलिस? जेल में डाल देती है। जेल में क्यों डालती है? वोट करने से पहले। ऐसा क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने कोई जुर्म नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि जो सौरभ है, ठीक है, एक नाम लेते हैं सौरभ। सौरभ क्या है? सौरभ एक बहुत बड़ा गुंडा है, ठीक है, वो उसने बहुत ज्यादा चोरी करी है, ठीक। अब उसको उसकी सजा मिल गई, अब सजा मिल गई, वो जेल से बाहर घूम रहा है मस्त, उसने अपनी सजा काट ली, अब वो मस्त घूम रहा है। लेकिन अब देखा कि जहां सौरभ रह रहा है उसी इलाके में चुनाव आ रहे हैं, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने सौरभ को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब यहाँ पे सौरभ ने कोई गुनाह तो नहीं किया था, जो सौरभ ने जो क्राइम किए थे उसकी सजा तो उसको मिल गई थी, लेकिन वापस पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे पुलिस को डर था कि ऐसा नहीं हो वोटिंग वाले दिन सौरभ मतलब निकल रहा है तो ऐसा नहीं हो गले से चेन खींच ले या ऐसा कुछ काम कर ले। तो कुछ लोगों को महज हम लोग एक सस्पिशन, महज कि ये कल ऐसा कोई काम ना कर दे, इसलिए पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देती है जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला हो, और जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाएगा उसको वापस जेल से छोड़ देंगे। तो इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कोई भी बड़ी घटना होने से पहले ही अगर आपको, मतलब हम बोलते हैं ना, एक भनक लग गई, मुझे एक अंदर से वाइब्स आ रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो जो भी मास्टरमाइंड है उनको पकड़ के सबसे पहले जेल में डाल दो कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो कोई भी घटना घटने से पहले आपने उसको वहीं पे रोक लिया, उसे कहते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उस इंसान ने क्राइम किया हो तो ही आप उसको जेल में डाल रहे हैं। महज एक डाउट, आपको डाउट है कि अगर ये इंसान बाहर रहेगा, और एक एग्जांपल लेते हैं, और बाहर से कोई आ रहे हैं, बाहर से कोई मंत्री वगैरह आ रहे हैं, और ये इंसान यहाँ बाहर घूमेगा, तो ये हो सकता है ये बम विस्फोट कर दे, तो इसको पकड़ के जेल में डाल देते। तो यहाँ पे क्या किया हमने? सिर्फ हमें एक डाउट था तो हमने इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। समझ में आया? ये वाली चीज क्लियर हो गई है ना? ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अब एक बार मैं रीड कर देता हूं तो आपको थोड़ी सी और यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। प्रिवेंटिव मतलब क्या है? डिजाइन टू कीप समथिंग अनडिजायरेबल फ्रॉम अकरिंग। और डिटेंशन मतलब क्या है? द एक्शन अंडर विच यू आर टेकिंग समवन अंडर द ऑफिशियल कस्टडी। हम किसी को कस्टडी में ले रहे हैं, पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं, उसको इंग्लिश में कहेंगे डिटेंशन, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिटेंशन। और प्रिवेंटिव मतलब कि हमने उसको कस्टडी में इसलिए लिया है ताकि कोई घटना होने वाली हो तो हमने उसे वहीं पे रोक दिया, ठीक। When do we arrest someone? अब यहाँ पे सवाल आया कि ऐसा अरेस्ट क्यों करती है पुलिस, तो एक बार इसे समझ लेते हैं। हालांकि मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक बार रीड मान लेते हैं। On committing some offense,
Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the mentioned procedure. इसको बोलते हैं preventive detention. एक एग्जाम्पल और देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, एक ऐसा बिल्कुल ना, लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहीं पे एक आतंकवादी हमला हुआ, एक बम विस्फोट हुआ. वहां पे क्या हुआ, वहां पे 40-50 लोगों की जान चली गई. तो जान चली गई तब पुलिस क्या करती है, अपने सर्च ऑपरेशन करती है. तो पुलिस को जिस जिस पे डाउट होता है उन सबको पुलिस एक साथ में जेल में डाल देती है. भले उन्होंने बम नहीं फोड़ा हो, लेकिन उनको एक साथ जेल में डाल देती है. क्यों डालती है? कि कहीं ना कहीं सबके कहीं ना कहीं कड़ी, कहीं ना कहीं सबकी लिंक जुड़ी होगी, और नहीं जुड़ी होगी तो हम छोड़ देंगे ना. पहले इसको अंदर ले लेते हैं ताकि आगे से कोई और धमाका ना कर दे. क्लियर हुई? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई. If government feels that a person can be a threat to a law or order of a peace and security of nation, it can detain or arrest the person. Minimum for 3 months brought before an advisory board. ठीक है, पुलिस कब तक जेल में रख सकती है, अब ये भी सवाल आया. आप बोल सकते हो कि सर ऐसे तो सौरभ को पुलिस चाहे तो 2-3 साल तक जेल में रखे और बहुत डंडे मारे, कौन देखने जा रहा. ये मन में सवाल आ सकता है ना. यहाँ पे लेकिन ऐसा है कि मात्र 3 महीने तक पुलिस सिर्फ जेल में रख सकती है. ऐसा नहीं है कि मन चाहे तब तक जेल में रख रहा है. और ऐसा लग रहा है कि 3 महीने से ज्यादा रखना है. जैसे मान लो कोई आतंकवादी हमला वगैरह हो गया, एकदम बहुत देश में बहुत गंभीर सिचुएशन है और हमें उस 3 महीने को आगे बढ़ाना है, तो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है. इस एडवाइजरी बोर्ड से पुलिस को परमिशन लेनी पड़ती है कि देखो भैया इसके 3 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन हमें डर है तो प्लीज इसे 3 महीने और रखने दो हमको. तो अगर एडवाइजरी बोर्ड बोल देगा कि हाँ ठीक है फिर 3 महीने और रख लो, तो फिर 3 महीने और रखेंगे. नहीं तो 3 महीने तक ही आप सिर्फ जेल में रख सकते हो. इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसके बाद में आपको उसे छोड़ना होगा. क्लियर है? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती हैं, तो यहां आपको कोई भी गलती नहीं करना है. Preventive detention look like an effective tool in the hands of government to deal with anti-social element. और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अधिकतर कब यूज किया जाता है, जितने भी आपने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं ना, जितने भी ये जो टेररिस्ट लोग रहते हैं, इनको ज्यादातर जो पुलिस है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कर लेती है. ठीक. इट इज नॉट वायलेटिंग राइट टू फ्रीडम. मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन बाय गवर्नमेंट, ग्रेटर सेफगार्ड इन दिस लॉ आर रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, दूसरी तरफ हमने सौरभ की तो फ्रीडम को ही दबा दिया. सौरभ जो कि अच्छा खासा घूम रहा था उसको पकड़ के हमने जेल में डाल दिया. तो क्या सौरभ के पास आजादी नहीं है? क्या सौरभ के पास राइट टू फ्रीडम नहीं है? तो ये दो राइट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना. तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं. क्या प्रोटेस्ट करते हैं? कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का सरकार मिसयूज करती है. और ये सही भी है. देखो जो राइट है वो बहुत सही है, लेकिन कई बार क्या होता है सरकार इसे अपने फायदे के लिए, सरकार ने देख लिया इस आदमी को यार अंदर करो, 3 महीने अच्छा अंदर करके समझ देंगे, इसको मारेंगे डंडे वंडे, तो ये चीजें होती है. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन राइट बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसका मिसयूज है वो मिसयूज नहीं होना चाहिए. तो इसके मिसयूज से बचने के लिए अब बहुत सारे लॉज वगैरह बनने की बात हो रही है कि बहुत सारे कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए जिससे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज ना हो. क्लियर है? ये चीज भी समझ में आ गई है. देयर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो वही यहाँ पे ये बताया कि दो राइट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, दो राइट आमने सामने हो गई. एक तो लिबर्टी वाली राइट, एक तो फ्रीडम वाली राइट, एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली राइट. कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो आजादी आजादी और एक तरफ आप बोल रहे हो कि उसको पकड़ के जेल में डालो. ठीक है, तो ये दो राइट आपस में वैसे कर रही है, लेकिन कई बार देश के हित में ऐसी राइट्स होना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे में तो अगर हम लोग नहीं अरेस्ट करेंगे तो क्या होगा. बस ये है कि इन राइट्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए. क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ अदर फ्रीडम्स है, उन अदर फ्रीडम्स को एक बार थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है. राइट टू फ्रीडम इज वेरी ब्रॉड राइट. जो राइट टू फ्रीडम है वो बहुत बड़ी राइट है. फ्रीडम मतलब आज़ादी. आज़ादी एक बहुत बड़ा शब्द है. आज़ादी किस चीज़ की? खाने की आज़ादी, सोने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी? तो आज़ादी एक बहुत बड़ी टर्म है. तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके हमारे संविधान की लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो मैंने बताया कि हर इंसान को बोलने की आज़ादी है. तो इंसान क्या कुछ भी बोले? नहीं. इस राइट पे क्या रोक लग सकती है? सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी.
आप बिल्कुल कुछ भी बोलिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्पीच देने से दंगे हो गए तो हमें समस्या है, तो पुलिस पकड़ के इसको अंदर कर देगी। ठीक है, तो जो पब्लिक ऑर्डर है, मतलब जो शांति है, जो देश में, जो सोसाइटी में शांति है, आप उसे अपनी स्पीच से खराब नहीं कर सकते हो। तो आप कुछ भी बोलो, हमें समस्या नहीं, भले सरकार को क्रिटिसाइज करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन तुमने कुछ ऐसा बोला जिससे कि दंगे हो गए, तो भैया फिर हम तुमको क्या करेंगे, तुमको पकड़ के हम लोग जेल में डाल देंगे। शांति बनी रहना चाहिए। सो दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस। राइट टू फ्रीडम जो है वो क्या है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे ये हो गया पहला रेस्ट्रिक्शन, इस पे रेस्ट्रिक्शंस है ना कुछ पाबंदी लगा दी कि बोलो, लेकिन इतनी चीज ध्यान रखना कि इतना भी ना बोल जाओ कि तुमको ही जेल में डंडे पड़े बाद में। ठीक, दूसरी राइट क्या है, फ्रीडम टू असेंबल, मतलब सारे लोग एक साथ में इकट्ठा हो, इस पे भी पूरी रोक है, मतलब पूरी कोई रोक नहीं है। आपको 10 लोगों को इकट्ठा होना है, 4 लोगों को होना है, 5 लोगों को होना है, बिल्कुल इकट्ठा हो। आपने देखा होगा सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग रोड पे बैठ के नारे लगा रहे होते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना जो लोग नारे लगाते सबको अंदर कर देते हैं, बिल्कुल अंदर नहीं करते। ठीक है, आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करो, आप बिल्कुल साथ में रहो, लेकिन हम कब उनको पकड़ के डंडे मारते हैं, हम उनको पकड़ के डंडे तब मारते हैं जब आप सब लोग साथ में इकट्ठा हुए और फिर आपने क्या किया, आपने वहां पे कुछ गोली बंदूक चलाने लग गए। तो असेंबल होने में कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल एक साथ में रहो, लेकिन पीसफुली तरीके से, शांति से रहो, गोली बंदूक बम फटाके मत चलाओ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन एज एन अनलॉफुल। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट और कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकती है। गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि अभी 5 से या 5 से ज्यादा लोग एक साथ में इकट्ठे नहीं होंगे। जब दंगे वगैरह की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट कुछ लिमिट सेट कर देती है, तब आप बिल्कुल, तब ऐसा नहीं कि तब आप 100 लोगों को लेके इकट्ठा, तब आप 100 लोग एक साथ में इकट्ठे हो जाओ और बोल दो कि मेरी फंडामेंटल राइट है। नहीं ना, अभी बोला है कि 4-5 से ज्यादा लोग एक साथ में नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ठीक, मतलब जैसे चुनाव वगैरह के टाइम पे भी आपने देखा होगा। सो ये जो राइट है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इन राइट्स पे क्या है, इन राइट्स पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे हमने देखा इसका भी रेस्ट्रिक्शंस है, इस वाली राइट का भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं राइट टू फ्रीडम में। क्लियर, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, आप अपनी एसोसिएशंस बना सकते हो। आपने बहुत तरीके की यूनियंस देखे होंगे, यूनियंस बना सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपके पास पूरी आज़ादी है कि आप कहीं पे भी मूव कर पाओ। सेटल एंड रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, कोई भी बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इन सब राइट पे क्या है, इन सब राइट पे भी है रेस्ट्रिक्शंस, इन सब राइट पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे आपकी बुक में नहीं दिया है, जैसे आपको जो मन करे आप वो प्रोफेशन में जा सकते हो। आपका मन कर गया कि मुझे डॉक्टर बनना है और आपने क्या किया है, आपने एमबीए किया है, तो अब एमबीए करके भैया तुम कैसे सर्जरी करोगे। यहाँ पे सरकार ने आज़ादी दे दी कि जो आपको बिजनेस करना है वो करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना आप कुछ स्मगलिंग और ड्रग्स वाला बिजनेस करोगे। तो इन सारी फ्रीडम पे क्या है, इन सारी फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे यहाँ पे आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज है आप वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते हो, जहाँ पे ट्राइब्स रह रही हैं। तो कुछ कुछ इन सब में क्या है, इन सब में कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन रेस्ट्रिक्शंस को जैसे जैसे आप आगे कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई करोगे आपके और क्लियर होते जाएंगे। ठीक, now right of an accused, a person accused of various offenses will get a sufficient protection. A person accused of any crime should get adequate opportunity to defend herself or himself. अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, ठीक है, राइट ऑफ एन अक्यूज मतलब आपको जेल में पकड़ के आप संदिग्ध हो, मतलब आपको ऐसा है कि हाँ इसने ये क्राइम किया होगा, आपके ऊपर कोई आरोप है, तो भी आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है। सबसे पहले राइट है कि आपको पूरा अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। आप लॉयर करो, लॉयर आपके बिहाफ पे केसेस लड़ेगा, आपको पूरा अधिकार है। ठीक है, तो पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की हाईलाइट है। हम किसी भी इंसान को इनोसेंट मानते हैं जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे ऊपर चोरी का आरोप है, तो जज की नज़र में मैं आज की तारीख में इनोसेंट हूँ, ठीक है, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि मैंने ही चोरी की है, तभी मैं गिल्टी प्रूव होऊंगा, तभी ऐसा होगा कि हाँ यही चोर है। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि मैं
कि मैंने चोरी की है तब तक मुझे कोई चोर चोर नहीं कह सकता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तब तक मैं चोर नहीं हूं जज या किसी की नज़र में। जज की नज़र में मैं खाली एक संदिग्ध हूं, मतलब कि जज को डाउट है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अक्यूज इज इनोसेंट, अक्यूज इनोसेंट है जब तक कि उसका गुनाह प्रूव ना हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स, 3 राइट्स हैं, ठीक है। नो पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी इंसान को एक ही उसने क्राइम किया है तो उसको बार बार एक ही क्राइम की बार बार सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3, मतलब मैंने नहीं, मतलब एक इंसान है XYZ, उसने 2-3 लोगों का खून कर दिया, तो उसको कोई 2-3 बार थोड़ा ना फांसी पे चढ़ाएंगे। गुनाह तो उसने 2-3 लोगों को खून किया, उसको फांसी पे तो एक ही बार चढ़ाएंगे ना। या 2-3 लोगों को खून कर दिया तो एक ही बार एक ही बार हम उसको क्या करेंगे, आजीवन कारागार में, मतलब हमेशा के लिए उसे जेल में डाल देंगे। तो नो पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आपने गुनाह चोरी का किया है तो आपको एक बार सजा मिल गई तो आपको वापस से सजा नहीं मिलेगी। एक बार सजा मिल गई ना, सजा काट के बाहर निकल गए, अब वापस से आपको उस चोरी की सजा नहीं मिलेगी, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैकडेट, ठीक है। कोई भी लॉ कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि पीछे से हमने उसको क्या किया, पीछे से हमने उसको इलीगल घोषित कर दिया। अब ये आपको समझ में नहीं आया, इसको मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या है, मान लो कि आज पार्लियामेंट में, मतलब कुछ ऐसा समझते कि चोरी करना गुनाह नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि चोरी करना इंडिया में गुनाह नहीं है, ठीक। ये एक इमेजिनरी एग्जांपल बना रहा हूं, आप इसे समझना। आज की तारीख में मान लो चोरी करना गुनाह नहीं है, लेकिन अब इंडिया में चोरी एक समय पे बहुत ज्यादा होने लगती है। तो हमारी पार्लियामेंट ने सोचा कि नहीं भैया कानून बनाना है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया चोरी का। तो ये जो कानून था, ये कानून बन गया 15 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि अब से जिसने भी चोरी करी उसको हम 5 साल की सजा देंगे। उसको हम क्या करेंगे, हम उसको 5 साल की सजा देंगे, ठीक है। ये कानून बना 5 जुलाई 2022 को। इससे पहले चोरी का कोई कानून नहीं था, चोरी करना तो करो। अब यहाँ पे एक इंसान है राजू, ठीक है, एक इंसान है राजू। अब राजू ने क्या किया, राजू ने चोरी करी कब करी, राजू ने चोरी करी 10 जुलाई को। तो अब राजू को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप ये बताओ। राजू को सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कोई कानून बनाया तो आप उसे बैकडेट में जाके चेंज नहीं कर सकते। अब अगर 15 जुलाई के बाद से कोई चोरी करेगा तो उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन राजू ने तो 10 जुलाई को चोरी करी, 10 जुलाई को कोई कानून नहीं था, तो उस समय कोई कानून नहीं था, तो राजू को सजा नहीं मिलेगी, भले ही कानून 15 जुलाई को बन गया हो। तो ऐसा नहीं होगा कि 16 तारीख को पुलिस जाके राजू को पकड़ लेगी कि देख भाई अब तो कानून आ गया है तो हम तुझे पकड़ के जेल में डालेंगे। तब राजू बोलेगा कि कानून 15 तारीख से आया है, मैंने तो चोरी 10 तारीख को कर ली थी, या 12 तारीख को कर ली थी, या 13 तारीख को कर ली थी। तो आप कोई भी एक्शन को इलीगल बैकडेट से नहीं बोल सकते। अगर आपको कोई कानून बनाना है तो वो कानून उसी दिन से लागू होगा, उसी दिन से वो कानून आगे से लागू होगा। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक। नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई भी इंसान को यह नहीं बोला जाएगा कि तुम अपने खिलाफ खुद गवाही दो, नहीं, उसको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, उसको प्रॉपर ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लॉयर्स के द्वारा। क्लियर है, आई थिंक ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। तो राइट ऑफ अक्यूज हमने देख लिया, एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने ये जो अदर फ्रीडम्स है, ये जो फ्रीडम्स हमने इनको यहाँ पे समझ लिया, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, to form association, move freely throughout the territory of India, settle and reside in any part of India, practice any profession or to carry any occupation, trade or business। ये वाला देख लिया हमने। यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की सारी चीजें समझ ली। फिर हमने यहाँ पे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की ये वाली चीज भी हमने देख ली। तो हमने राइट टू फ्रीडम में बहुत सारी फ्रीडम्स यहाँ पे डिस्कस कर ली, और राइट टू फ्रीडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंफ्यूज करने वाला भी आर्टिकल है, ठीक है। सो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से देखना है, राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे CBSE K-12 इंग्लिश, CBSE 6 to 12 हिंदी, NTSC ओलंपियाड सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिलहाल मैं गया CBSE K-12 इंग्लिश में, यहाँ पे मैं गया क्लास 11th में, मुझे क्लास 11th का मान लो पॉलिटिकल पढ़ना है, तो क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में गया। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस पे, क्लास 11th पे क्लिक करती, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस दिखेगा। मैं क्या, मुझे ये वाली बुक पढ़नी है, मैंने वॉच नाउ पे क्लिक किया। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ जो वीडियोस होंगे आपकी बुक, ये आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, टॉपिक वाइज में भी चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे अरेंज मिलेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे। सो आपको अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आप वहां से भी इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ NTSC ओलंपियाड तमाम तरीके की कॉम्पिटिटिव्स की भी तैयारी करवाई जाती है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेज ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए फंडामेंटल राइट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।